गुड इवनिंग एवरीवन। परमाइस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो पेपर हुआ है GS1, उसके बाद आप लोग GS2 की तैयारी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के बीच, जैसा कि कल हम जो आए थे आप लोगों के बीच, कि किस तरह से GS2 में मैक्सिमम स्कोर किया जाए, और आज GS1 का पेपर हो चुका है। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में GS1 के जो सेक्शन 1 वाला हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, उसके क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में आपने कौन से पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। मैंने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमेशा आता है, कन्वेंशनल है। दो क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में, ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को। अभी उस पर भी बात करेंगे लॉन्ग पे। शॉर्ट क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है, जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आज हम लोग जो GS1 का सेक्शन 1 है उसके बारे में बात करेंगे, उस पेपर को विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो है BPSC ने किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है 100 से 120 वर्ड में। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो मिनिमम 90 वर्ड तो होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे आप जो है डील कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन, है ना। तो इसमें आपको बहुत भूमिका नहीं बनानी थी, शुरू करना था शॉर्ट में ही, ठीक है। कि तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों का आंदोलन हुआ, जिसके जो है दुर्गामी परिणाम देखने को मिले। उसके बाद जो है इस क्वेश्चंस को आप जो भी पॉइंट वाइज लिख सकते थे, ठीक है ना, उस तरह से देख सकेंगे, कारण कॉजेस को दिखा के और इसके परिणाम को आप दिखाएंगे, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखना है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो है सबको पता होगा, आपने लिखा भी होगा इस पर। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इंडिया भारत परिषद अधिनियम के बारे में लिखना था। इसमें भी वही आपको करना है कि ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम, जिसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, ये पारित किया गया। इसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, बहुत सारे प्रोविजंस है, जिसमें सबसे फेमस आपको पता होगा, ठीक है, पृथक निर्वाचन या सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा आपका है कि सरकारी सदस्यों या ऑफिशियल मेंबर्स के जो नंबर्स है उसको इंक्रीज किया गया। तीसरा यह है कि विधानसभा के कार्यों में वृद्धि की गई। और एक पॉइंट्स और है कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो है कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने थे आपको शॉर्ट में। तीसरा क्वेश्चन है सी में, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। इसमें बहुत से लोग फंस गए होंगे, मुझे लगता है क्वेश्चन अगर उन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा, है ना। इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। बहुत से लोगों ने सिर्फ दिख लिया डेवलपमेंट लिख दिया होगा कि यहाँ पे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुला, वहाँ पे वो खुला, है ना, वो स्कूल खुला, वो कॉलेज खुले, पटना कॉलेज, दिस दैट। ये सब नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ इम्पैक्ट की बात कर रहा है। तो पश्चिमी शिक्षा का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो बहुत सारे इम्पैक्ट है, सोशियो इम्पैक्ट पड़े, कल्चरल इम्पैक्ट पड़े, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। और जो आपका इनलाइटमेंट हुआ बिहार के लोगों का, है ना, अपने स्टेट के प्रति, बिहार एक सेपरेट जो है, अगर आप देखिएगा कि एक सेपरेट राज्य की मांग जो है, उसका भी एक परिणाम आपको वेस्टर्न एजुकेशन का ही प्रभाव था। लोग पॉलिटिकली कितने अवेकन हुए, कैसे राजनीतिक रूप से जागरूक हुए, वो भी इसका एक इम्पैक्ट है वेस्टर्न एजुकेशन का, है ना। सोशली इंपावर हुए, इकोनॉमिकली इंपावर हुए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। ये सारे इम्पैक्ट लिखने थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिखना था। तो ये वाला पॉइंट से किसी ने अगर ध्यान दिया होगा इस वाले क्वेश्चन पे, तो उनका जो है सही लिखा गया होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम लिख दिया होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। अगला जो क्वेश्चन है वो है जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको मेंशन कर करके जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक भी कहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस आंदोलन में। जैसे उन्होंने पता होगा आपको कि उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई हजारीबाग जेल से, वो फिर भाग के बाहर आए, फिर उन्होंने जो अपनी गतिविधियों को डिफरेंट मीडियम से जो है चैनलाइज किया। और उसमें 2 तरीके थे कि सरकारी जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना और संचार जो कम्युनिकेशन के साधन है उनको नष्ट करना, ठीक है, और बिहार के लोगों को, ठीक है, आंदोलन में ज़्यादा से शामिल करना। तो ये जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, इन्हीं दोनों के पॉइंट के इर्द गिर्द आपको लिखना था शॉर्ट नोट्स। अगला है पाला आर्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत की पाल कला। इसमें भी आपको जो है जो ईस्टर्न इंडिया है, खास करके बिहार वाला रीजन, इसमें पाला आर्ट्स के बारे में मेंशन करना है। खास करके बिहार में विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, इन दोनों जगहों को, साइट्स को ज़्यादा हाईलाइट करना है। और चूंकि पाला जो है बुद्धिस्ट थे, तो ज़्यादातर जो इसका फीचर्स है वो बुद्धिज्म से प्रभावित है, तो उसको जो है डिस्कस करना था। उसमें मोनेस्ट्री हो गई आपकी, है ना, मूर्तिकला, स्कल्पचर्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, इन सब को दिखाना था, लेकिन साइट को मेंशन करते हुए। अगला आपका एफ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CDE, और लास्ट में हो गया एफ आपका। इस बार जो है 5 की जगह पे 6 क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट नोट्स में। तो जो एफ है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर।
भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था। अब कल्चर को जो लोग समझेंगे, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इसमें साहित्य भी आ जाता है, म्यूजिक भी आ जाता है, खान पान भी आ जाता है, हमारी भाषा, लैंग्वेज सब आ जाता है। तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान है, तो उसको मेंशन करना है। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको टच करेंगे इस क्वेश्चन में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो साहित्यिक रचना है, चाहे वो आपका गीतांजलि जिसको 1913 में नोबेल अवार्ड मिला, और इस अवार्ड के बाद जो है भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है वो स्थापित हुई पूरी दुनिया में, और उन्होंने भारतीय गौरव को, उसकी अस्मिता को पूरी दुनिया के सामने रखा। दूसरा ये है कि इनकी बहुत सारी रचना है, जैसे गोरा है आपका, जो है आपका एक और रचना है इनका वाहिरे करके कुछ एक और रचना है, उसको आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है ना। विधाता है आपका, ठीक है। उसके बाद उनकी दो और रचनाएं हैं जो बाद में राष्ट्रीय गीत बनी, जैसे जन गण मन हो गया, एक और आपका जो है आमार सोनार बांग्ला, जो क्विट इंडिया मूवमेंट, आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान जो स्वदेशी मूवमेंट चला था, उसमें बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले किया था प्रतीकात्मक रूप से, जो बाद में बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना। वो सबको डिस्कस करते हुए दिखाना था, और इसमें ये मेंशन जरूर करना था आखिर में कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से तो भाग नहीं लिया था, लेकिन अपने साहित्यिक माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता को बनाए रखा, और राष्ट्रीय आंदोलन में ये इस तरह से उनका योगदान है। ये शॉर्ट नोट्स में आप ये सब मेंशन कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग आगे आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के राजनीतिक और सामाजिक, है ना, यहाँ पे देखिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना है इसको, और बिहार के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। मैं वीडियो को छोटा ही रखूंगा, बस हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपने मेंशन किए। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सामाजिक, राजनीतिक कारणों में सहायक संधि हुई, फिर है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि देसी राज्य धीरे धीरे हड़प लिए गए। और इसके बाद जो है उन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में लास्ट रूप से जब अवध का 1856 में अधिग्रहण किया गया, एनेक्स किया गया, उसके बाद जो है 1857 का रिवोल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में मेजर स्टेट्स में देखने को मिला। तो पॉलिटिकल कॉजेज में ये मेंशन कर सकते थे। आर्थिक कारणों में आप मेंशन कर सकते थे कि उनकी जो आर्थिक शोषण की नीति थी, चाहे सहायक आपका ये हो गया हो, अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट हो गया हो, या करों का अत्यधिक बोझ हो गया हो, या स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में, उसका जिस तरह से पतन हो रहा था, उन पे जो हेवी टैक्स लगाए थे, उसकी वजह से जो है भारत का शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से भारत जो है पंगु हो गया था। सामाजिक कारणों में आप देख सकते हैं कि सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक के समय इसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या को भी जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा जो है जो लोग कन्वर्ट होते थे हिंदुइज्म से दूसरे धर्मों में, ईसाई धर्म में, उसको जो है उसके अधिकारों को बरकरार रखा गया। ये सब कारणों की वजह से सामाजिक कारणों में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इनको पूरा एनालिसिस करके लास्ट में जो है बिहार के योगदान को आलोचनात्मक, इसका मतलब ये है कि 1857 की रिवोल्ट में बिहार का जो योगदान था, चाहे वो पीर अली हो या चाहे वीर कुंवर सिंह हो, उनके योगदान को हाईलाइट करके इसको जो है आपको इवैल्यूएट करना था, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना था। तो उन सबको लिखना है। आप इसमें ये भी है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या मेंशन करेंगे, तो उसे वही करेंगे कि 1857 में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आलोचना की जा सकती है। जैसे ज़्यादातर जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, वो लोग कहीं ना कहीं अपने हितों को लेकर के भी, कहीं उनके जो हित थे संकीर्ण कह सकते हैं, नैरो थे, है ना, उसके जो इंटरेस्ट थे नैरो इंटरेस्ट थे। दूसरा ये था कि लोगों की भागीदारी उतनी नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी, है ना। कुछ लोग ही इसमें शामिल थे, खास करके बहुत सारे देसी रजवाड़े जो है इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। तीसरा ये है कि इनका जो दायरा था वो सीमित था, तो इसमें आधार पे आधार जो इसका इवैल्यूएट करके क्रिटिकली एग्जामिन करके पॉइंट्स को मेंशन कर सकते थे। तो ये लॉन्ग में था। अगर इसको आपने टच नहीं किया तो दूसरा जो क्वेश्चन आपका वो आप इसमें देख सकते हैं कि एनालाइज द मेजर फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना, एंड एसेस how far they express the political and cultural values of the period। ये दूसरा जो पॉइंट्स है आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, उस काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को किस हद तक व्यक्त किया। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फीचर्स दिखाना है ना। फीचर्स में क्या आ गया आपका, और आर्ट्स में पैलेस हो गया, चाहे पिलर्स हो गया, स्तूपास हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गई, स्कल्पचर्स हो गया, पॉटरी हो गई, है ना, बर्तन जो होते थे उस समय के, उसके फीचर्स को दिखाना था, ठीक है। दूसरा यह है कि उस समय के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को किस हद तक प्रभावित किया। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं ना, राजनीतिक और सांस्कृतिक की बात हो रही है, उसमें आपको यहाँ पे ये सब चीजें मेंशन करनी थी कि जो उनके पिलर्स हैं, मॉडर्न पीरियड के जितने भी पिलर्स हैं, आप उसके फीचर्स को में अगर आप देखेंगे तो उसके क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसमें मैसेज है, रॉयल मैसेज है, और उस मैसेज में कहीं ना कहीं जो बुद्धिज्म का जो शांति का संदेश है, अहिंसा का संदेश है, सामाजिक सौहार्द का संदेश है, वो उसके मैसेज में देखने को मिलता है ना, जिसको आप कह सकते हैं कि मोरल जो वैल्यूज है सोसाइटी की, वो मैसेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उस तरह से किस तरह व्यक्त किया गया। और एक चीज ये भी देखने का कि जो पिलर्स मिले हैं वो क्या है पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे,
डिफरेंट पार्ट में आपको जो है पिलर्स देखने को मिलेंगे। वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि पॉलिटिकली इंडिया का यूनिफिकेशन कहाँ कहाँ तक था, भारत का जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, और डिफरेंट लैंग्वेज में है ये। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो पिलर्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको जो है खरोष्टी में मिलेगा, कहीं पे ब्रह्मी में मिलेगा, है ना, कहीं पे ग्रीक और आर्माइक में मिलेगा। ये क्या दिखाता है? ये इसके जो है पॉलिटिकल एक्सपेंशन को भी दिखाता है और सांस्कृतिक पहचान को भी दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक मूल्यों और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें कि चूंकि जो मौर्यन रूलर थे वो भी बुद्धिस्ट थे, तो उनके भी मैसेज में कहीं ना कहीं जो उस समय की कल्चरल वैल्यूज थी, ठीक है, वो भी हमको कहीं ना कहीं इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में देखने को मिलेगा, चाहे वो स्कल्पचर्स हो, चाहे वो पैलेस हो, चाहे वो पिलर्स हो, चाहे वो मोनेस्ट्री हो। ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन लॉन्ग में है आपका, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे इसको, अगर आपने समझ लिया होगा तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। यह है कि प्रारंभिक संवैधानिक आंदोलन से लेकर जन आंदोलन तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूपांतरण की चर्चा कीजिए तथा विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। देखिए यहाँ पे भी बिहार को अलग से टेल में करके पूछा गया है। डिस्कस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अब देखिए क्वेश्चन दो हिस्सों में बैठा हुआ है। पहला आपका 1885 से 1905 का जो लिबरल या मॉडरेट का जो फेज है, उसके जो चलाने आंदोलन को चलाने के तरीके थे, जिसको 3P कहते हैं ना, प्रोटेस्ट, पिटीशन और ठीक है प्रेयर, उसके द्वारा उन्होंने जो भी उस समय अपना योगदान दिया, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना था। जैसे कि अगर इनकी उपलब्धियों को देखेंगे तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसको मेंशन करना था। 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है उसको मेंशन करना था, और इनके जो अपने लक्ष्यों को पाने के जो तरीके थे उसको जो है उसको मेंशन करके लिखना था। और एक चीज़ और लिखनी थी कि इनकी एक और उपलब्धि है कि इन्होंने सांस्कृतिक रूप से, पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जो आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर चल रहा था उसको अखिल भारतीय रूप प्रदान किया, ठीक है, और लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया। दूसरा था कि 1905 के बाद 1947 तक जो मूवमेंट चला, ठीक है, इसको डिस्कस करना था। तो यहां पे इसलिए मेंशन किया हुआ है कि संवैधानिक आंदोलन से लेकर जन आंदोलन, मास मूवमेंट तक, तो दोनों फेजों को मेंशन करना है। 1885 से 1905 और फिर 1905 से लेकर 1947 तक, चाहे वो आपका स्वदेशी आंदोलन हो, फिर आपका जो है 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 से 32 का जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 का जो है भारत छोड़ो आंदोलन हो, सारे आंदोलन जो है मास मूवमेंट है। तो यहां पर आपने देखा दोनों फेजेस को डिस्कस करना कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो है किस तरह से मास मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, हाईलाइट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार के डिफरेंट हिस्टोरिकल जो है इसके जंक्शन है उसको दिखाना है, बिहार की भूमिका को भी दिखाना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिएगा वो 1920 से, चूंकि आपको पता है कि बिहार खुद अपने अस्तित्व में 1912 में आया, 1 अप्रैल 1912 को, उसके बाद ही तो इसका भूमिका दिखाएंगे आप। तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 1947 तक जो बिहार का योगदान है उसको भी इसमें जो है मेंशन करना था। फिर आपका आंसर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अगर इसको आपने टच नहीं किया तो जो दूसरा क्वेश्चन है, नेहरू की विदेश नीति किस हद तक आदर्शवाद और व्यावहारिकता को प्रतिबिंबित करती है? टू व्हाट एक्सटेंट डिड नेहरू फॉरेन पॉलिसी, है ना, रिफ्लेक्ट आइडियलिज्म एंड, है ना, प्रैग्मेटिज्म। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति की बात की गई है। क्या की गई है? विदेश नीति की बात की गई है। उसमें आपको विदेश नीति में दिखाना है कि नेहरू की जो विदेश नीति है उसमें आइडियलिज्म होता है क्या, बेसिकली आदर्शवाद। तो आपको पता है कि भारत 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक तरफ जो है नाटो, अमेरिका जो है लीड कर रहा था एक पावर को, दूसरी तरफ रशिया लीड कर रहा था। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था कि वो किधर जाएं। तो उन्होंने उस समय आदर्शवाद का सहारा लिया और उन्होंने जो है इन दोनों गुटों को छोड़ के अपना एक नाम संगठन जो है उसकी तरफ वो कदम बढ़ाए। दूसरा था कि उन्होंने अफ्रीका में जो भेदभाव हो रहा था काले गोरे का, उसमें उन्होंने स्टैंड लिया। तीसरा यह है कि उन्होंने जो है हथियारों की जो होड़ हो रही थी उसके खिलाफ जो है इन्होंने बोला कि नहीं, हथियारों की होड़, न्यूक्लियर जो वेपन्स की जो आजकल होड़ मची हुई है, उस समय उन्होंने उसकी कल्पना की और वहां उन्होंने अपनी विदेश नीति में इन सारी चीजों को प्राथमिकता में रखा। उन्होंने अपने पड़ोसी देश चीन के साथ जो है पंचशील समझौता किया 1954 में। यह भी उनका आदर्शवाद था। ये अलग बात है कि इसकी आलोचना की जाती है कुछ आधार पर कि इन्हीं की वजह से चाइना ने 1962 में जो है हमारी विदेश नीति फेल हुई और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया। एक बार है कश्मीर वाले इशू पे भी आदर्शवाद था उनका कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे, हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। और उसका फायदा उठा के 1948 में पाकिस्तान ने जो है अवैध रूप से जो है कश्मीर पे कब्जा कर लिया, जिसको आज वो पीओके कहता है, हमारा हिस्सा है जो कब्जा किया हुआ है।
इन सारी चीज़ों को उसमें दिखाना था। ये जरूर दिखाना था इसमें कि उन्होंने अपनी विदेश नीति को तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आदर्शवाद का सहारा लिया, कहीं कहीं पे जो है व्यावहारिकता भी देखने को मिलती है। इन दोनों को डिस्कस करना था, फॉरेन पॉलिसी की बतानी थी। इनकी फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक आलोचना भी की जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना होगा कि उनकी विदेश नीति उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बिल्कुल सही थी, सटीक थी और उसके दूरगामी। अब विदेश नीति हमेशा जो है कहीं भी अस्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती, वो समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तो उस समय की परिस्थिति में जो उनको आदर्श रूप से लगी थी फॉरेन पॉलिसी, उसको फॉलो किया था। वो हथियारों की होड़ में नहीं शामिल होना चाहते थे, वो जो है किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो रंग भेद के खिलाफ थे, वो जो है आज़ादी जो सॉवरेंटी है उसके फेवर में थे। तो उनकी विदेश नीति वहीं पे तो आपको देखने को मिलेगी। इन सबको हाईलाइट करते हुए और अभी के संदर्भ में जो है आपको उसको एग्जामिन करना था। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3A 3B बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भी इन दो क्वेश्चन को टच किया होगा, मुझे लगता है कि उन्होंने अगर अच्छे से लिखा होगा तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे, क्योंकि ये कन्वेंशनल टाइप के टॉपिक नहीं है। इसमें जिसने अच्छा लिखा उसके जरूर मार्क्स आएंगे। तो आज जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसके बारे में हम लोगों ने बात की और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके करंट वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे। आपको कल के पेपर के लिए जो GS2 है, आपका पिछला वीडियो जो मैं हमारा उसको जरूर देखें, उसको फॉलो करें और कल का एग्जाम भी आपका अच्छा हो। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। अच्छे से पेपर कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ना छोड़ने देना है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।